सुप्रभात बच्चों, मैं सुभस्मिता आप सभी को मेरी शुभ हिंदी अध्ययन चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की विषय वस्तु शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पिछला कक्षा में पढ़े थे, व्यंजन वर्ण क्या है, किस आधारित उसे विभाजित की गई है, व्यंजन वर्ण को कैसे उच्चारण किए जाते हैं, इन सभी बारे में हमने पिछला कक्षा में पढ़े थे। तो व्यंजन वर्ण के आधारित में आप सभी के लिए एक प्रश्नावली प्रस्तुत की। चलिए उसे विचार विमर्श करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, सामान्यतः व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं? हमने पहले ही पढ़े थे कि व्यंजन वर्ण सामान्यतः 33 है, पर उसमें द्विगुण व्यंजन का सम्मिलित हुआ तो कितने हुए? 35 हुए। और वो द्विगुण व्यंजन क्या क्या है? ड एवं ढ, इन दोनों का सम्मिलित होने के बाद व्यंजन वर्ण 35 हो गए। तो इसका सही जवाब क्या है? 35 व्यंजन सामान्यतः स्थित है। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है, स्पर्श व्यंजन को और भी क्या कहा जाता है? याद करो, स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं? पहले हमें समझना है स्पर्श व्यंजन क्या है। जिस व्यंजन को और जिस व्यंजन और ध्वनियों का उच्चारण स्पर्श के माध्यम से होता है, स्पर्श के माध्यम से अर्थात जीवा का भाग मुख में किसी भी भाग को स्पर्श करके जिन ध्वनियों का उच्चारण हो, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन हमारा मुख्यतः कितने हैं? क से म तक हैं। कितने? 25 हैं, जिसको हम 5-5 वर्ग में विभाजित किए हैं। पढ़े थे कि नहीं? किए हैं। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं? हमने वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्पर्श व्यंजन का हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित है? तो उससे पहले हमें जानना है लुंठित क्या है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए तालु से लुढ़कर, जिह्वा को तालु से लुढ़कर उस ध्वनि का संपादन और उस ध्वनि का उच्चारण संपूर्ण करना हो, उसे क्या कहेंगे? हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो इन चारों विकल्प में से क्या होगा उत्तर? क्या है? लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? र का हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसका सही जवाब होगा र। ठीक है, चौथा क्या है, निम्नलिखित में से पार्श्विक और क्या पार्श्विक व्यंजन का चयन कीजिए। अर्थात क्या है पार्श्विक व्यंजन? क्या है? जिन ध्वनियों का उच्चारण तालु से हो, अर्थात जिह्वा का अग्रभाग तालु से छूकर और स्पर्श करके पार्श्व में हवा का बहना और हवा का निकल जाना मुख से, उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो इनमें से पार्श्विक व्यंजन क्या होगा? इन चारों विकल्पों में से पार्श्विक व्यंजन क्या होगा? इसका सही जवाब है ल। जैसे कि हम ल का उच्चारण करते हैं, उसी समय जिह्वा का अग्रभाग तालु को, कठोर तालु को स्पर्श करता है, उसके साथ साथ पार्श्व में से हवा का निकलना, उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ल। ठीक है, पांचवा सवाल क्या है, ध व्यंजन का उच्चारण का स्थान क्या है? अर्थात ध इन चारों विकल्पों में से कौन सी उच्चारण का स्थान में अंतर्गत है? इसका सही जवाब है मूर्धन्य। क्यों? क्योंकि ध का उच्चारण के समय जिह्वा का स्थिति और जिह्वा का स्पर्श मूर्धा के साथ होता है। मूर्धा क्या है हमारा? तालु के कठोर भाग को हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तो उसे छूकर जो स्वर और जो ध्वनियों का उच्चारण संपादन हो सके,
इसे क्या कहते हैं हम? मूर्धन्य स्थान कहते हैं, मूर्धन्य स्थान कहते हैं। तो ध व्यंजन का उच्चारण मूर्धन्य स्थान को दी गई है। इसका सही जवाब होगा क्या? मूर्धन्य। छठा सवाल क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? याद करो, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? इन चारों विकल्पों में से क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा महाप्राण। महाप्राण किसमें आता है? प्राणांतों के आधार पर वर्गीकरण का, व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण में से प्राणांतों के वर्गीकरण में महाप्राण है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब है महाप्राण। महाप्राण क्या है? जिसमें मुख से हवा निकल जाना, इसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। किन गति में? अवधि, अबाध, अबाध गति से जो हवा निकलती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। ठीक है। सातवां सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष क्या है? जिस ध्वनि का उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे क्या कहते हैं? अघोष ध्वनियां कहते हैं। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा हो सकता है? कौन सा व्यंजन हो सकता है? इसका सही जवाब होगा त। देखो बच्चों, त के उच्चारण के समय क्या होता है? स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता। त को क्या तालव्य से हम उच्चारण करते। ठीक है। तो ये थी तुम्हारे व्यंजन वर्ण के आधारित प्रश्नावली।